नमस्कार, लाइव मीडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र सम्राट। बेतिया के नरकटियागंज से बड़ी खबर आई है, आपको बता दें, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री वाल्मीकि नगर सांसद और विधायक का गृह क्षेत्र नरकटियागंज के अनुमंडलीय अस्पताल का ये हाल है। देखिए, मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज हो रहा है। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में प्रसव भी कराया जा रहा है और अन्य मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 दिनों से अनुमंडल अस्पताल का जनरेटर खराब है। बिजली चले जाने के बाद ये अस्पताल में पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है और जिसके बाद मोबाइल टॉर्च की रोशनी से इलाज किया जाता है। अस्पताल प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार से अगर लाइट की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की गई है, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है। दरअसल जिस तरह से इलाज हुआ है, ये पूरी तरह से लापरवाही दिखता है। यहाँ पर अस्पताल में किस तरीके से इंतज़ाम है वो भी आप देख सकते हैं। आपको ये बता दें कि तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह बिजली नहीं रहने पर अंधेरे में मोबाइल की रोशनी के सहारे इलाज चल रहा है। प्रसव भी कराया जा रहा है, जिसमें मरीजों की जान भी जा सकती है। कौन होगा इसका जिम्मेदार? स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधि, जिनके गृह क्षेत्र नरकटियागंज में मोबाइल टॉर्च की रोशनी से इलाज चल रहा है। जो एक्सीडेंटल पेशेंट है ना, तो राम सागर शाह और भूषण राम, ये दोनों का हेड इंजरी केस है। तो उसको प्राइमरी केयर सब करके उसको रेफ़र किया गया, NCCT ब्रेन करके फाइनली जो मैनेजमेंट है उसको करने के लिए भेजा गया, बेतिया मेडिकल रेफर किया। आपका क्या नाम है? डॉक्टर सुधीर कुमार। क्या करने आई हैं आप हॉस्पिटल में? डिलीवरी कराने आई हैं। कितना कै बजे आई हैं आप? 3:30 पे हम आए। कब से लाइट नहीं है यहाँ पर? लाइट तो बहुत देर से नहीं है यहाँ पर। अंधेरा है अभी पूरा। अंधेरा, एकदम अंधेरा रहता है। कैसे इलाज आप प्रसव करा रहा है? कैसे होगा? हम लोग खुद बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर हॉस्पिटल एकदम रद्द हो गया है। समझे, इतना रद्द हो गया है कि क्या बताएं। कभी भी लाइट नहीं रहता है, मरीज एकदम तड़पड़ा रहा है, एकदम लाइट नहीं रहता है। कहाँ घर पड़ता है आपका? चतुर्भुज से आई हैं आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवांती देवी। मेरा जो जनरेटर है अभी 2-3 दिन से खराब, महिंद्रा कंपनी के द्वारा दिया गया है। उनको इस बात की सूचना दे दी गई है। उनके आज इंजीनियर आए थे, जो उसका ऑयल सेंसर है वो पूरे बेतिया में खोजाया गया, नहीं मिला। उन लोगों का वो कंपनी को ही ठीक कराना है, मेंटेनेंस उन्हीं के जिम्मेदारी। न लोकल मिलता है, न कोई उसका सब्सटीट्यूट है। उन लोगों का कहना है कि हम 1 से 2 दिन में पटना से मंगा के लाएंगे। और जो बिजली विभाग की कार्रवाई आप जानते हैं, हम लोग लगातार संपर्क में हैं। अभी भी जेई साहब से हम लोग बात किए थे, बोले कि हम लोग कोई तार टूट गया है, उसको ठीक कर रहे हैं जैसे आए। जो हमारा पुराना जनरेटर है उसको भी हम लोग प्रयास किए, जबकि पहले ही से खराब था, उससे भी कोई काम नहीं हुआ। और जो मेरा इन्वर्टर है, चूँकि कल से लाइन नहीं, इसलिए बैकअप नहीं दे। जैसा आपने कहा सर कि 3 दिन से जनरेटर खराब है। हाँ, लेकिन तो उसमें लाइन ठीक। फिर मरीजों जैसे अंधेरा में कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, तो फिर उसका कैसे इलाज होगा? उसका अब लगातार बात कर रहे हैं किस तरह से वहां पर इलाज हुआ है। पूरी तरह से लापरवाही सामने नजर आ रही है। अस्पताल में देखिए, आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से वहां इलाज हो रहा है मोबाइल के टॉर्च से। और अस्पताल में जो टॉर्च की व्यवस्था होगी उसी से ये इलाज चल रहा है। हमारे साथ सीधे हम जुड़ेंगे, पटना से संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, बेतिया के नरकटियागंज से खबर आई है, जहां अस्पताल में पूरी तरह से लापरवाही दिख रही है, मोबाइल टॉर्च से इलाज चल रहा है। जी देखिए अनिल, ये पहली घटना नहीं है। बिहार में ऐसी कई बार घटनाएं घटी हैं। इस तरह के तस्वीरें सामने आती हैं। स्वास्थ्य विभाग के भी पोल खुलते हैं और बिजली विभाग के भी पोल खुलते हैं। इस तरीके से बिजली विभाग में आए दिन बिजली की समस्याएं देखने को मिलती है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने दावा किया था कि बिहार के सभी जिलों में 24 घंटे बिजलियां देंगे, लेकिन इन दिनों बिहार की राजधानी समेत कई जिलों की ये तस्वीरें हैं जहां पर बिजली कटने की समस्या है। लेकिन राजधानी में तो सब सारे चीजों की व्यवस्था है, सरकारी अस्पतालों में हो या प्राइवेट अस्पतालों में। वहां खास तौर पर जो है जनरेटर की व्यवस्था है, इन्वर्टर की व्यवस्था है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी अस्पतालों की स्थिति जर्जर है, जहां पर जो है
व्यवस्था के कारण अस्पताल में मरीजों की जान चली जाती है। आए दिन इस तरह की घटनाएं अनिल होती रहती है, लेकिन ये पहली वाकया नहीं है। जब मीडिया के सामने तस्वीरें आती है तब जाकर जो है सरकार की नींद खुलती है, प्रशासन की नींद खुलती है। और बिहार की अस्पतालों की कई ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां बेड पर कुत्ते सोए रहते हैं, मरीज की जगह पर जो है कुत्ते नजर आते हैं। जहां पर कई बार ऐसी तस्वीरें आती है कि अस्पताल में जो है जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो ऑपरेशन के दौरान खास तौर पर जो है पेशेंट के अंदर जो है ऑपरेशन के दौरान कैंची छोड़ देते हैं, तौलिया छोड़ देते हैं। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है, लेकिन बिजली विभाग के इन दिनों जो आंख मिचौली देखने को मिल रही है, खास तौर पर बिहार के राजधानी समेत कई जिलों में यह तस्वीर, ये बेतिया नहीं कई ऐसे जिलों की तस्वीरें हैं जहां पर बेतिया में तो सामने आ गया कि मोबाइल के टॉर्च के सहारे ऑपरेशन हो रहे हैं, मोबाइल के टॉर्च के सहारे जो है मरीजों को देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विद्युत विभाग की लापरवाही है और सबसे बड़ी लापरवाही सिविल सर्जन की है। इस पर तुरंत उन्हें पे कार्रवाई करनी चाहिए, बड़े अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए और इस पर जल्द से जल्द डिमांड करें, क्योंकि बिहार की जो बेतिया में अस्पताल आप जिस तरीके से बता रहे हैं, उस अस्पताल में जो आज नया अस्पताल नहीं होगा, कई बार लाइनें कटी होंगी, कई बार बिजलियां कटी होंगी, लेकिन जब मीडिया के सामने तस्वीरें आती है तब जाकर सरकार की नींद खुलती है और प्रशासन की नींद खुलती है। तो ये पहला वाकया नहीं है बिहार के अस्पतालों का। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्हें इसे सोचना चाहिए, मंगल पांडे को देखना चाहिए। और खास तौर पर अस्पतालों में जो जर्जर स्थिति है, बिल्डिंगों की स्थिति अच्छी नहीं है। कई बार ऐसे होते हैं कि जो मरीज जो बेड पे पड़े रहते हैं, वहां पर बरसात के मौसम में उनका जो चट्टान है बिल्डिंग का वो गिर जाता है, कई मरीजों की उस वजह से भी जानें चली जाती है। तो ये बिहार के अस्पतालों की नई तस्वीर नहीं है, ये पुरानी तस्वीरें हैं। ऐसी कई बार घटनाएं घट चुकी है और बिजली विभाग के इस दिनों आंख मिचौली देखी जा रही है। कहीं ओवरलोड हो जाता है और बरसात का मौसम है, खासतौर पर मानसून है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की समस्याएं होती है। बिजली के तार जो है स्पार्क करते हैं, आंधी तूफान आने की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बिजलियां कट जाती है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इस बात की चिंता होनी चाहिए, वहां पर जनरेटर की, इन्वर्टर की व्यवस्था होनी चाहिए कि इमरजेंसी में अगर मरीज को अगर कुछ इलाजें करनी है इमरजेंसी सेवा में, तो उसका इस्तेमाल जनरेटर और इन्वर्टर से किया जा सके। अगर बिजली कट रही है तो ये बरसात का मौसम है, तो जाहिर सी बात है बिजली विभाग को भी चिंतित विषय है और स्वास्थ्य विभाग को भी चिंता का विषय होना चाहिए कि इस तरह की लापरवाही ना हो जिससे मरीजों की जान भी जा सकती है। जी अनिल। संजय, देखिए एक सवाल ये भी है, देखिए बड़ी उम्मीद से ये अगर कहा जाए कि वहां पर मरीज पहुंचते हैं कि वहां पर इलाज हो, रात के अंधेरे में भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन जिस तरह से वहां पर जो हाल है, अगर कोई पेशेंट अगर इसका उसके जो पेशेंट के साथ में जो लोग आते हैं वो हंगामा करते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं, तो वहां सुनने वाला पहले तौर पर सबसे पहले सुनने वाला कौन होगा और ये किसकी जिम्मेदारी होगी? जल्दी से। बिल्कुल, आए दिन सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट होते हैं, रात बिरात को इमरजेंसी में कई बार आपराधिक घटनाओं के द्वारा गोलियां भी मारी जाती है, जिसकी वजह से उनके अच्छे इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता है। लेकिन जब वहां स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी ना हो तो जाहिर सी बात है कि मरीजों की जान ले जाएगी और उन्हें जो सुई देना है या इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देना है वो गलत ट्रीटमेंट दे पाएंगे, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जब बिजलियां नहीं रहेंगी तो वो दवा का पढ़ नहीं पाएंगे, जो इंजेक्शन देना है वो इंजेक्शन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जाने जा सकती है। उनके परिजन अगर हंगामा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका वाजिब है वह हंगामा करना, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जान कीमत होती है। अगर वो इमरजेंसी में आया है तो उनकी इलाज अच्छी और बेहतर होनी चाहिए। तो ये सुध लेने वाला विभाग के अधिकारियों की चिंता होनी, सिविल सर्जन की चिंता होनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री की चिंता होनी चाहिए। आए दिन ऐसी तस्वीरें कई बार आती है कि जो डॉक्टर की लापरवाही से मरीजों की जान चली जाती है। अगर डॉक्टर क्लिनिक में नहीं मौजूद होते हैं, अस्पताल में मौजूद नहीं होते हैं, तो इमरजेंसी सेवा में उनकी जान चली जाती है। कई बार स्त्री रोग विशेषज्ञ जब नहीं होते तो महिला को बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की भी और बिजली विभाग की। तमाम बातचीत के लिए जी तमाम बातचीत के लिए संजय आपका शुक्रिया। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर लापरवाही देखी गई। नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल की तस्वीरें सामने आई है जिसमें वो लापरवाही दिख रही है। अब स्वास्थ्य विभाग की पहल होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य मंत्री की पहल होनी चाहिए। वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी ये पहल होनी चाहिए कि जल्द से जल्द वहां पर लाइट की व्यवस्था की जाए, बैटरी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज़रूरी है जैसे कि तस्वीर हम देख रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक पदक विजेता भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने कहा है कि आगे भी मैं अपना अच्छा प्रदर्शन करती रहूंगी। मनु भाकर की बात करें तो ओलंपिक पदक विजेता भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने कहा है कि जिस तरह का स्वागत किया गया मुझे बहुत खुशी हो रही है, आगे भी अच्छा प्रदर्शन करती रहूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है, उनका जो स्वागत किया गया उसको लेकर उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया, जिसका भी उन्होंने जिक्र किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रदर्शन पर ध्यान था, सोशल मीडिया से काफ़ी दूरी थी और मुझे काफ़ी मदद मिली है। बहुत बहुत खुशी हो रही है जिस तरीके का स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे भी और यहाँ होटल में भी, लीला पैलेस। मुझे बेहद खुशी है कि लोगों से इतना सारा प्यार मिल रहा है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये यूं ही बरकरार रहेगा। मैं भी यूं ही मेहनत करती रहूंगी और अपना बेस्ट देती रहूंगी। तीसरे मेडल से चूक गया, थोड़ा बहुत दुख हो रहा होगा, हमको भी दुख रहा, क्या कुछ आगे की प्लानिंग क्या कुछ है? जी, मैं उसको लेकर सिर्फ इतना सोचती हूँ कि अब मैं घर लेकर आई हूँ तो 2 मेडल और बहुत सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आगे और मेहनत करने का। जी, क्या कुछ चल रहा था टाइम पे दिमाग में? मेडल थर्ड वीक हुआ है, सेकंड आने वाला था, क्या कुछ प्लानिंग चल रही थी दिमाग में? उस समय में तो सिर्फ कोशिश कर रही थी मैं कि अच्छे से अच्छा हो, जितना अच्छा हो सके मैं बस कोशिश करती रहूं प्रदर्शन करने का और जो मेरी टेक्निक है बस उसको फॉलो करूं। तो इतना ज़्यादा मेडल के बारे में नहीं सोच रही थी, बस कोशिश कर रही थी कि अच्छा करूं। तो आपने कहा था आलू के पराठे खाओगे और आके आलू के जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय से मैंने इंडियन खाना नहीं खाया था अच्छे से और यहाँ पहले ही स्वागत में मुझे आलू के पराठे और बहुत सारे और व्यंजन खाने को मिले, तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी क्या रिपोर्ट में जाएगी मनु या थोड़ा दोबारा जो चालू करेंगे? जी, कुछ समय के लिए थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद से वापस फिर ट्रेनिंग शुरू करेंगे। जी, मनु एक बार मम्मी ने कहा था कि आप बीवीटी पे रुकती थी जब भी जाती थी, अब बीवीटी पे कार देखती थी, तो कार मम्मी नहीं रही थी, कौन सी कार है सब जानना चाहते हैं कि मनु को खरीदी? मुझे दरअसल कार्स बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स कार्स, सुपर कार्स। हालांकि इंडिया में ड्राइव करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है और बट मुझे बहुत सारी कार्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है और मेरी एक ऐसी लिस्ट है। बट आई थिंक उनमें से पोर्शे है जो मुझे बेहद पसंद है और मतलब हर सेगमेंट में कुछ हैं, BMW की कुछ कार्स हैं, मर्सिडीज के कुछ कार्स हैं और रेंज रोवर के कुछ कार्स हैं, तो आई थिंक हर ऑडी के हैं, तो आई थिंक हर एक सेगमेंट में कुछ कार्स तो ऐसे होते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी है। तो मेरा सोशल मीडिया काफ़ी लंबे समय से बंद था, लगभग 1.5-2 महीने से, तो मैंने कुछ भी देखा ही नहीं कि इंडिया में क्या हो रहा है, किस तरीके का माहौल है ओलंपिक्स को लेकर। तो मेरे ख्याल से एक वो फैक्टर था जिसने काफ़ी मुझे हेल्प किया और काफ़ी मैं फोकस रह पाई और मेरा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ था कि मैंने जो सीखा है ट्रेनिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग काफ़ी इंटेंस रही थी और मैंने जो सीखा है ट्रेनिंग में मैं बस उसी को फॉलो करूँ और बस अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दूँ। जी, थैंक यू। जिस तरह से बांग्लादेश में राजनीतिक संकट हुई है उस पर कांग्रेस सांसद कृति पी चिदम्बरम ने कहा है कि बांग्लादेश में हालत बहुत तेजी से बिगड़े हैं। हमारी पहली चिंता बांग्लादेश में रहने वाले हमारे नागरिकों की सुरक्षा और सीमा सुरक्षा है और उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश में सामान्य स्थिति वापस आ जाएगी, लेकिन मुझे डर है कि यह स्थिति तेजी से बिगड़ रही है और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चला गया तो यह हमारे लिए सुरक्षा की बड़ी चुनौती होगी। Our first concern is the safety of our citizens who are in Bangladesh and our border security, and we are fully with the government as far as national security is concerned. I hope normalcy returns to Bangladesh, but I fear that it's slipping down rapidly, and it will be a big challenge, security challenge for us if Bangladesh goes the Pakistan way. भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट द्वारा फाइनल में प्रवेश करने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि हमारे देश के लिए वो हिम्मत का प्रतीक हैं, वे गोल्ड जीत कर आएंगी तो हमें बहुत खुशी होगी, अगर वे सिल्वर भी जीत कर आती हैं तब भी हम खुश हैं। वो तो हमारी हिम्मत का एक सिंबल है हमारे देश के लिए। बधाई हो विनेश जी और जीत के वापस आइए, लेकिन आप सिल्वर भी जीतने से भी हम खुश होंगे, लेकिन गोल्ड भी जीत के आइए, हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। देखिए अब तो बात तो दूसरी है, मैं दूसरों के कमेंट के बारे में उनसे ही पूछिए, मुझे मत पूछिए।
पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल में प्रवेश करने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है, विनेश फोगाट के लिए यह भारत के लिए बहुत अभिमान की बात है। हमें स्वर्ण पदक की अपेक्षा है। भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और सभी खिलाड़ी मेहनत करके वहां तक पहुंचे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अभिमान की बात है कि मतलब जो गोल्ड मेडल है पहली बार अभी मतलब ओलंपिक में मिल रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़े अभिमान की बात है और भी मतलब हमें गोल्ड मेडल की अपेक्षा है और भारत का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ओलंपिक में और जो भी खिलाड़ी हमारे वहां पहुंचे हैं तो वो मतलब बहुत बड़े उन्होंने मेहनत करके वहां पहुंचे हैं और मतलब जो अभी गोल्ड मेडल मिल रहा है इसीलिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि दुर्भाग्य है कि इस देश का जो भी विपक्ष है जो वोट के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग की भूमिका निभा रहा है। बता दें कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर यह प्रतिक्रिया आई है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि दुर्भाग्य है इस देश का जो विपक्ष है जो वोट के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग की भूमिका निभा रहा है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। मनीष तिवारी ने बात की, जिस तरह से मनीष तिवारी की वो जिक्र कर रहे हैं, मनीष तिवारी ने बात की लेकिन उन्होंने एक बार भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ नहीं कहा। सलमान खुर्शीद भूले नहीं कि ये भारत है, यह गणतंत्र की जननी है। राहुल गांधी के इशारे पर ही सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है, लेकिन राहुल गांधी ये भूले नहीं कि जब जब इस देश में किसी ने औरंगजेब बनने की कोशिश की है तो महाराणा प्रताप भी आए। जो विपक्ष है वो वोट के खातिर टुकड़े टुकड़े गैंग की भूमिका निभा रहा है। मैं फिलिस्तीनी का जब मामला आया था हम लोगों ने तो समर्थन किया था कि फिलिस्तीनी का पहले ही से भारत समर्थन करता है, लेकिन जिस ढंग से पूरे देश में और ये टुकड़े टुकड़े गैंग इसको एक इशू बनाने की कोशिश की थी, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। कल मनीष तिवारी जी बोले, लेकिन एक बार भी हिंदुओं को लेकर के नहीं बोला कुछ। मैंने कहा भी कि कम से कम हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पर भी तो बोलो, लेकिन नहीं बोला। आज अगर सलमान खुर्शीद के विषय में आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा कि भारत भी हो सकता है, भूले नहीं ये भारत है, गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये थ्रेट ना दें। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है, लेकिन भूले नहीं सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी इस देश में जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो महाराणा प्रताप। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।